हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस नहीं है। अब ये मत सोचना कि मैम तो मेरे कोई सिलेबस कंप्लीट करवा रही है, नहीं, ये सिलेबल्स है। अब आप बोलोगे मैम ये सिलेबस क्या होता है? सिलेबस तो सुना है लेकिन सिलेबस नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस आर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जब भी कोई लॉन्ग वर्ड होता है और उसे हमें कई पार्ट में ब्रेक करके रीड करना होता है, उसे कहते हैं हम सिलेबस। ठीक है, सिलेबल मतलब कोई भी वर्ड जब आप रीड कर रहे हो, अगर वो वन फ्लो में निकल रहा है, ठीक है, फिर तो आपका वो फर्स्ट सिलेबल हुआ, मतलब एक ही सिलेबल उसमें यूज़ हुआ है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको स्ट्रेस देना पड़ रहा हो कुछ पर्टिकुलर लेटर्स पे, कुछ पर्टिकुलर साउंड पे, तो वहाँ पर आपको वो वर्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ऐसे ओरली आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब ये है मॉन्स्टर। ठीक है, हो सकता है अभी आप थोड़े छोटे हो तो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगोगे ना, फिर आपको लगेगा कि नहीं मैम ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, और फिर कभी आप 6th 7th 8th में गए तो फिर आपको ये है कुछ नहीं। ठीक है, बहुत इजी है, बस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वर्ड्स है। सिलेबस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ देखो मॉन्स्टर लिखा है। अब ये हम वन फ्लो में नहीं पढ़ रहे हैं, पता है, देखो मॉन्स्टर, हम स्ट्रेस कहाँ पे दे रहे हैं, जोर कहाँ लगा रहे हैं, ये टर पे हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा, जब आप क्योंकि आप रीड कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो वर्ड है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मॉन्स्टर, तो यहाँ ब्रेक हो रहा है। सिलेबल क्यों यूज़ करते हैं? सिलेबल हम इसलिए भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर बहुत बड़े वर्ड्स आ गए हमारे सामने तो हम उससे कई पार्ट्स में डिवाइड करके उसे रीड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक स्मॉल चाइल्ड है, कोई छोटा बच्चा है, उसे रीड करना है। ठीक है, आप भी छोटे ही हो, तो अब वो क्या करेगा, अब वो इसी लॉन्ग वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये कंपाउंड वर्ड्स की तरह ही है, लेकिन कंपाउंड वर्ड्स में क्या होता है, कंपाउंड वर्ड्स में अगर 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो दोनों की तो अलग अलग मीनिंग है ना। जैसे वहाँ पे मैंने दिया था, यहाँ लिखा था होम, यहाँ लिखा था वर्क। होम का मतलब घर होता है, वर्क का मतलब काम होता है। दोनों की कुछ मीनिंग निकल रही है ना अलग अलग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सिलेबस में ऐसा नहीं होता कि मॉन्स की कुछ मीनिंग है, मोटर की कुछ मीनिंग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा वर्ड एक ही है, लेकिन हमने इसे सिर्फ प्रोनाउंस करने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए अलग अलग कर दिया। कंपाउंड वर्ड्स में क्या है, कंपाउंड वर्ड्स में हम सिर्फ बोलने के लिए उसको अलग अलग नहीं करते, उसकी मीनिंग समझने के लिए भी अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे जब मैं क्लास में जाती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा टेक आउट योर नोटबुक्स। आधे बच्चे बुक्स ओपन कर लेते हैं। मैं कहती हूँ बेटा बुक ओपन करने के लिए बोला कि नोटबुक बोलते हैं? मैम आपने ही तो बोला बुक ओपन करने के लिए। मैंने कहा बेटा नोटबुक, तो कहते हैं मैम कॉपी। मैंने कहा बेटा अच्छा बताओ कॉपी का मतलब क्या होता है? बोला मैम कॉपी का मतलब जिसमें लिखते हैं। मैंने कहा नहीं, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, और नोटबुक का मतलब होता है ऐसी बुक जिसमें हम लिखते हैं, है तो वो भी बुक ही ना, जिसमें आप नोट कर रहे हो, जिसमें आप लिख रहे हो, इसलिए उसका नाम रख दिया गया नोट बुक। ठीक है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स आपने समझा ना इसको कि कंपाउंड वर्ड्स में होता क्या है, हम उसकी मीनिंग निकालने के लिए या फिर उसे प्रोनाउंस करने के लिए हम उसे ब्रेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम ब्रेक करते हैं, यहाँ हम सिलेबस में भी ब्रेक करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोनाउंस करने के लिए, सिर्फ उसे करेक्टली बोलने के लिए, चाहे जितना भी लंबा वर्ड आ जाए, कितना भी लॉन्ग वर्ड आ जाए, अगर हमें सिलेबस की नॉलेज है तो हम उसे कई पार्ट में ब्रेक करके और उसे प्रोनाउंस, उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बास्केटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो देखो, अब आप ध्यान समझो कि कंपाउंड वर्ड्स में और सिलेबस में डिफरेंस क्या है। चाहती तो मैं यहाँ पे ये भी कर देती ना, बास्केट अलग कर देती, बॉल अलग कर देती, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि ये तो सिलेबस है ना, कोई हमारे कंपाउंड वर्ड्स थोड़े हैं ये। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 3 सिलेबस में डिवाइड कर दिए, बास्केट बॉल। अब स्टूडेंट्स पता कैसे चलेगा कि अरे इसमें कितने सिलेबल हैं,
इसमें 2 सिलेबल है कि 3 सिलेबल है कि 4 है कि 1 ही है कि एक भी नहीं है, पता कैसे चलेगा ये? तो ये आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे। अब यहाँ देखो, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा जोर कहाँ देना पड़ रहा है? यहाँ बास के बाद केट पे और बॉल पे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, इसलिए इसमें 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। 3 सिलेबल्स मीन्स इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपको समझ में आ गया कि सिलेबस क्या होता है? वैसे ही अब आप देखो, मैं यहाँ आपको एज ए एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, बट आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना चाहिए ना। अब यहाँ देखो, प्ले ग्राउंड। अब आप बताओ इसमें कितने सिलेबस होंगे? तो इसमें हमारे 2 ही सिलेबल है, प्ले ग्राउंड। अब आप बोलोगे अरे मैम ये तो कंपाउंड वर्ड्स की तरह हो गया। अरे भाई साहब, कंपाउंड वर्ड्स की तरह हो तो गया, ठीक है, लेकिन हम सब में तो 5, 6, 7 सिलेबस थोड़ी निकाल पाएंगे। अब इसमें जब एक फ्लो में प्ले हो रहा है और एक फ्लो में ग्राउंड हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस तो हमें इन दोनों के बीच में देना पड़ रहा है ना। तो इसलिए अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हमारा होगा प्ले, और उसके बाद ये हम ऐसा साइन बनाएंगे, ठीक है, ऑब्लिक का साइन बनाएंगे या स्ट्रेट लाइन का साइन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे ग्राउंड, ठीक है, हो जाएगा हमारा प्ले ग्राउंड। अब वैसे ही स्टूडेंट्स, यहाँ एलिफेंट जो है, ठीक है, अब एलिफेंट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? अब यहाँ हम स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ पे समझ में आ गया कि चलो यार ये जो हमारा सिलेबल है ये ऐसे ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ना कि मैम एलिफेंट में तो 2 ही सिलेबल हैं, एली और फेंट। नो, एली और फेंट नहीं, इसमें 3 सिलेबल है। देखो, ली फेंट, ठीक है, इसमें 3 होंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, स्ट्रेस दे रहे हैं। अब नो प्रॉब्लम, आपको ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, ओके, ये आपको मैं बताऊंगी क्विज में। अब आप क्विज में आना और क्विज में सॉल्व करने की इसको कोशिश करना। आप बताना कि आखिर एलिफेंट को, मतलब ये तो आपको मैंने बता दिया ना, बास्केटबॉल, प्ले ग्राउंड, एलिफेंट आपको बता दिया। अब आपको बटरफ्लाई, स्ट्रॉबेरी, रीडिंग, विंटर, पॉपकॉर्न और कैंडी, ठीक है, इसका आपको मुझे सिलेबल ब्रेक डाउन करके बताना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसे फाइंड आउट करना बताती हूँ, ठीक है। यस, अब आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा ना बटरफ्लाई, ठीक है। अब आप सोचो इसको कितने सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे मैम बटर और फ्लाई अलग अलग कर देते हैं। नहीं, यहाँ बटरफ्लाई अलग अलग नहीं होगा, यहाँ बटर फ्लाई। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, बटरफ्लाई। अब मतलब जहाँ पे ना हम ज़्यादा टंग पे जोर देते हैं वहीं से हमारा सिलेबल ब्रेक हो जाता है, मतलब वहीं से हमारा वर्ड टूट जाता है, ठीक है। फिर ये ना स्ट्रॉबेरी। अब ऐसा नहीं है कि मैम इसमें 5-6 सिलेबल हैं क्या? यहाँ पे मैम स्ट्रॉबेरी नहीं, यहाँ पे हमारे 2 ही सिलेबल है, स्ट्रॉबेरी। ये पता है बेरी नहीं है, ये ना ब्री है। जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं ना तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रॉबेरी, लेकिन अगर अलग अलग होगा ना तो ये बेरी होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 ही सिलेबल हैं, स्ट्रॉ और ब्री, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। देन रीडिंग में कितने सिलेबल है? ध्यान से सुनो, ठीक है, रीडिंग। तो आप देख रहे हो ना, रीडिंग कहाँ से ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है हमको? हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है डी के बाद से, ठीक है। तो रीड अलग हो जाएगा, इंग अलग हो जाएगा। फिर विंटर, विन अलग हो जाएगा, टर अलग हो जाएगा, ठीक है। पॉपकॉर्न, पॉप अलग हो जाएगा, कॉर्न अलग हो जाएगा। कैंडी, अब आप बोलोगे मैम इसमें भी 2 हैं सिलेबल। नहीं, इसमें एक भी सिलेबल नहीं है। एक भी सिलेबल कैसे नहीं है? क्योंकि हम डी के बाद से प्रेशर दे रहे हैं ना, डी के बाद से प्रेशर दे रहे तो वाई अकेला रह गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिर्फ 1 ही सिलेबल है, ठीक है, इसमें
कोई अगर 1 से ज़्यादा सिलेबल होंगे स्टूडेंट्स तब वो अलग अलग होंगे। जैसे पॉपकॉर्न, पॉप अगर अलग कर दिया तो कॉर्न तो बचा ना, तब तो 2 सिलेबल हुए, 2 पार्ट में डिवाइड हुए। लेकिन कैंडी तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते हम कि कैन अलग कर दिया और डी अलग कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आपको बता ही दूँ। ठीक है, और इससे हटके मैं आपको वर्ड्स दूंगी आपके क्विज में। आई होप कि यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्विज। इसे करने के बाद आप रीड करोगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस रीड करने के बाद फिर आप आ जाओगे डायरेक्ट बुक पे। तो मैं आपको कुछ पीडीएफ्स भी रीड करके आपको सेंड कर दिया करूँगी, आप उसे ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो, और उसके बाद फिर आप अपनी बुक भी रीड करने की कोशिश किया करो। ठीक है, बुक्स के तो रीडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है ही यूट्यूब पे, तो मैं आपको बुक की रीडिंग के चैप्टर्स आपको सेंड कर दिया करूँगी, और उसके आपको क्वेश्चंस भी सेंड कर दिया करूँगी। So thank you so much students, and now I hope you will be able to solve the quiz. So keep attending your summer vacation quizzes and keep learning. Thank you.